हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल वेल। और आज हम किस पर बात करने वाले हैं। आज आज सब जो डिस्कशन होगा वो एक ऐसे मुद्दे पर होगा जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप लोगों को पता होगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मौत हो गई है। और उनकी मौत होने के बाद जो ईरान में चेंज होगा वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं वो ये है कि यूएस और जो आपका ईरान है या इज़राइल है, यूएस इज़राइल ईरान, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो क्या सिनेरियो चल रहा है और इनमें कौन किस तरफ है और कौन एक तरफ है और कौन दूसरी तरफ है। तो ये तो करंट की बात हो जाएगी, लेकिन बात इतने से बनेगी नहीं कि करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो करंट में चल रहा है वो सब आप लोगों को मोर और लेस पता ही होगा। तो करंट में जो चल रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें एक होलिस्टिक व्यू यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आज की क्लास का जो एम है वो ये है कि कोई आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े नाम हो रहे, कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, कोई कह रहा है कुछ हो रहा है, कोई कह रहा है कुछ हो रहा है। तो ये सारी बातें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर हो क्या रहा है, इंडिया को इससे क्या असर पड़ रहा है ना। सुनने में आया होगा आप लोगों को सर पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, क्यों बोल दिया किसी ने ऐसा। सुनने में आया होगा आप लोगों को कि सर महंगाई बढ़ने वाली है, क्यों बोल दिया ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका मतलब अब आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई रहती है, सारी चीज़ें कैसी हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और भारत का क्या एंगल है वो भी हमें समझना है, और इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या सीख लेनी है वो भी हमें समझना है। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आपसे यूएस, इज़राइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा और उसके होलिस्टिक सिनेरियो को हम समझेंगे। कुछ बातें आप लोगों को पहले से पता होंगी, कुछ बातें आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं कि आयतुल्ला अली खamenei, ईरान सुप्रीम लीडर, डेड एट 86। ठीक है, इज़राइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्पाइरल। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। और कंटेम्प्रेरी अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता होगा कि यूएसए और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ठीक है, पता ही होगी ये बात तो। ठीक है, किसने, यूएसए एंड इज़राइल, इन दोनों ने मिलकर के ईरान पर हमला किया है। ठीक है, और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं नाम है आयतुल्ला अली खamenei। ठीक है, तो खamenei है जो वो मारे जा चुके हैं। ठीक, तो ये तो रहा करंट सिनेरियो। आपको ये भी पता होगा कि 2025 जून 2025 में भी एक इसी तरीके की लड़ाई हुई थी, है ना। जून 2025 में भी एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मारी गई थी, जून 2025। तो जून 2025 में जो हुआ था उससे ये वाली जो लड़ाई है जो अभी हम कह सकते हैं सर 28 फैब 2026, ये लड़ाई है जो ये बहुत अलग लड़ाई थी, छोटी लड़ाई थी इसके कंपैरिजन में। जो आज लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसके पीछे मैं ये बात इतनी बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक वाटरशेड मोमेंट है। वाटरशेड मोमेंट मतलब समझे, एक रिजीम बदल रहा है। आप लोगों ने, मैं आसान भाषा में अगर इसे कह दूं तो आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं, मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, इंडिया की अगर बात करें तो हमने इन हिस्ट्री के 3 नाम क्यों कर दिए। हिस्ट्री के ये 3 नाम करने के पीछे का लॉजिक है कि यहाँ पर जहाँ से हम बंटवारा करते हैं, मतलब 1707, किसकी मौत हुई 1707 में, औरंगजेब की। औरंगजेब की मौत के बाद फिर उसके बाद जो आगे लेटर मुगल्स आए वो उनको सबको हमने मॉडर्न में रखा। क्यों, क्योंकि वो था वाटरशेड मूवमेंट, उसके बाद रिजीम में चेंज हुआ और बदलाव आया, इसलिए हम उसको मॉडर्न इंडिया में रखते हैं। तो जैसे वहां पर बदलाव होते हैं ना, उसी तरीके का एक बदलाव है जो ये इस समय हुआ है सुप्रीम लीडर की मौत के बाद। ठीक है, तो क्या है पूरी कहानी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना होगा, है ना, ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। तो वाटर शेड मोमेंट, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक इवेंट है, वाटरशेड इवेंट है। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है,
तो वाटर शेड इवेंट इसको माना गया, जस्ट लाइक ऑटोमन एम्पायर, उसके बाद ये एम्पायर, उसके बाद वो एम्पायर। तो एम्पायर बदलते हैं, रिजीम बदलती है, तो उस तरीके का कुछ यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आप कहो कि सर भारत में आज डेमोक्रेसी है, कुछ समय बाद कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से अचानक से ऑटोक्रेसी आ जाए, तो वो एक बड़ा मोमेंट होगा ना कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको अगर नहीं पता होगी तो हमेशा उलझने दिमाग में बनी रहेंगी। जब कोई बात करेगा तो आप उससे बात भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ से इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर ये पूरी कहानी आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को। मिडिल ईस्ट का जो फ्यूचर है वो बदलने वाला है। ठीक है, मिडिल ईस्ट की मैंने बात की कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट, इसका जो फ्यूचर, इसमें अब बदलाव होने वाला है। क्या होगा मिडिल ईस्ट का फ्यूचर, गॉड नोस। अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता, क्योंकि वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एम था कि इसको मार देते हैं, वॉर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो और ज़्यादा एस्केलेट कर गया है। क्यों कर गया, क्या है, इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात तो समझ में आ गई ना आपको कि सर वाटरशेड इवेंट क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर एंड हुआ 1918 में, तो वो एक बड़ा बदलाव था। उसके बाद क्या हुआ, नए नए देश बने, है ना, अलग अलग, फ्रांस अलग हो गया, आपका जो यूके है वो अलग हो गया, नए नए देश हैं, जो इसराइल का जन्म हुआ, फिलिस्तीन का जन्म हुआ, बड़े सारे जो देश हैं जो उसके बाद यहाँ पर बने, है ना। उसके बाद तेल को खोजा गया, नई चीज़ें निकल के आई। तो मतलब कहने का कि साइंटिफिक टेम्परामेंट भी उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, और जैसी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ तो उसके बाद सोच बदली, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलग तरीके की रिजीम्स है जो वो आना शुरू हो गई। खैर चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री, तो ईरान की हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ईरान की हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईरान को पहले क्या कहते थे, पर्शिया के नाम से जानते थे, है? शायद आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि ये पर्शिया के नाम से जानते थे। ठीक है, पर्शिया में पहले किसका शासन होता था, एकेमेडियन एम्पायर होता था। और ये मैं 3000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एकेमेडियन एम्पायर, ठीक है, जब से पर्शिया को आप जानते हैं, मतलब मैं 3000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि पहले सर ये हुआ करता था। ठीक है, एकेमेडियन एक बड़ा एम्पायर था, ये एग्जिस्ट करता था। और फिर उसके बाद जो याद रखने की बात है वो क्या है, ये पहला हो गया सबसे पुराना, बिल्कुल पीछे पहुंच गए हम। और फिर आपको जो टाइम लाइन में याद रखना है, इसके बाद वो आपको याद क्या रखना है, 651 AD। ठीक है, 651 AD, 651 AD ये समय है जो यहाँ से बदलाव हुआ। और 651 AD है जो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बना, क्योंकि यहाँ से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, 651 AD से पहले यहाँ पर इस्लाम जैसी चीज़ें नहीं थी, यहाँ अलग डायनेस्टीज अलग अलग आती रही। ठीक है, और फिर इस पार्ट पे हम कह सकते हैं कि 651 AD में, जैसे हमारे यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय आया जिसके बाद क्या हुआ कि अफगान आए, फिर तुर्क आए, है ना, फिर उस अलग अलग लोग आते गए। तो हम कह सकते हैं ना, मेडाइवल इंडिया स्टार्ट हुआ सर। दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत और मेडाइवल इंडिया को हम या मुगल्स को हम उसमें क्यों रखते हैं, मतलब अफगान्स आए, तुर्क आए, है ना, और आपके जो लोधीज आए। ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आई हैं, तो ये सबका एक अपना सीक्वेंस है जिसने क्या बना दिया कि मुगल, या आप कह सकते हैं मुस्लिम रूलर्स आए। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में एक समय आया जब मुस्लिम रूलर्स आए। बिल्कुल वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पहले एकेडमिया एम्पायर हुआ करता था, और फिर उसके बाद 651 AD आप यहाँ पर याद रखिए, और 651 AD से मुगल, या मुगल ना कह करके हमें यहाँ पर कहना चाहिए इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट से आप ये बात समझ पाए कि सर अलग अलग इस्लामिक रूलर्स आते गए, और ईरान कहाँ चला गया, खलीफत का हिस्सा बन गया। खलीफत है ना, कैलिफ सुना होगा आप लोगों ने, तो खलीफत का हिस्सा बन गया। ठीक है,
खलीफत। खलीफत का हिस्सा क्यों बना? क्योंकि अलग अलग अब इस्लामिक रूलर्स आ रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले भारत में कौन सी डायनेस्टी आई है? मुस्लिम्स में। डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई है ना, स्लेव। फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधीज आए, और फिर आपके मुगल्स आए। ठीक है, मुगल्स। तो हम तो सिर्फ इन्हीं को जानते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो मैंने कहा मुस्लिम रूलर्स आए तो यहां से शुरुआत हो गई। ठीक है, यहां से शुरुआत। डायनेस्टीज में अगर बात करेंगे तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई, जिसमें आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुनते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हैं जो वो शुरुआत हुई। तो जैसे यहाँ पर हुआ वैसे ही यहाँ पर भी जो मुगल या यूँ कहें कि मुस्लिम रूलर्स हैं जो वो आते गए, क्योंकि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हुआ, और ईरान है जो, पर्शिया है जो, ये खलीफत के अंडर में आ गया। ठीक है, खलीफत के अंडर में अब ये आ चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, अलग अलग डायनेस्टीज आई, जिसमें कि मैं कुछ डायनेस्टीज के नाम बताता हूँ आपको। अफशरीद डायनेस्टी। अफशरीद नाम सुना है इसका? अफशरीद। अफशरीद डायनेस्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ जिसका नाम आप लोग जानते हैं, नादिर शाह। जानते हैं? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया था, इसलिए जानते हैं, वो इसी डायनेस्टी का था, है ना। 1739 नादिर शाह, नादिर शाह। ठीक है, तो अफशरीफ डायनेस्टी आई। इसके अलावा और कौन कौन सी है? काजा डायनेस्टी है इसके अलावा एक, काजा डायनेस्टी। और इसके बाद आती है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आपको याद रखनी है, नाम है पहलवी डायनेस्टी। पहलवी डायनेस्टी क्यों याद रखनी है? पहलवी डायनेस्टी। ठीक है, अफशरीफ, काजा, पहलवी डायनेस्टी। पहलवी डायनेस्टी आपको इसलिए याद रखनी है, और इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है, और इसका टाइम पीरियड है जो वो है 1925 से लेकर के 1979 तक का। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इसमें रही है। ये जो डायनेस्टी थी, ये समय अगर कहा जाए तो ये शाह का रूल था उस समय। शाह मतलब जैसे कहते थे ना, राजा बोल देते हैं कुछ लोग, बादशाह बोल देते हैं, तो इनके जो राजा होते थे उनको शाह बोलते थे, शाह। ठीक है, शाह की डायनेस्टी थी ये, शाह डायनेस्टी। मतलब पहलवी डायनेस्टी में जो रूल करते थे वो शाह लोग करते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहलवी डायनेस्टी बड़ी मॉडर्न थिंकिंग वाली डायनेस्टी थी, और ये हमारे लिए इसलिए बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं शाह की या पहलवी की, तो इनका लिंक आपको किससे मिल रहा है? ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब इनके बहुत अच्छे संबंध है किससे? यूएस से, इजराइल से। यूएस इजराइल से इनके अच्छे संबंध हैं, और यूएस और इजराइल से अगर इनके अच्छे संबंध हैं तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे सर, लिबरल होंगे, ये तो लिबरल होंगे, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते होंगे, है ना। तो ये लिबरल है और वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते होंगे। रुकते हैं 2 मिनट, एक बात समझो, यहां पर अभी तक कौन था? इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ है। अब इस्लामिक राजा आते गए। उसके बाद पहलवी डायनेस्टी का जो राजा है, शाह है, ये भी इस्लामिक डायनेस्टी, लेकिन उसके बाद आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि फॉलो है, किसको कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है लिबरल आइडियाज को, वेस्टर्न आइडियाज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे देश के अंदर ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा, है ना, अरे महिलाओं को अलाउ कर रहा है, पर्दे में नहीं है महिला, है ना। इस तरह की चीजें आने लगेंगी तो एक तबका उठ खड़ा होगा कि ये मतलब गलत कर रहे हैं। जिसने मतलब जो ऐसी सोच वाले लोग हैं जिसको आप कंजर्वेटिव्स बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव्स का राइज होना शुरू हो जाएगा, है ना, वो भी अपना एक ग्रुपिंग करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आज मैंने आपकी पहली लाइन में क्या बोला था कि लड़ाई किसकी है? यूएस इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। ये वो दौर है जिस समय इजराइल तेल के बदले में ईरान को आर्म्स सप्लाई करता था, आर्म्स, हथियार। ठीक है, तो यानी कि दोस्ती आप समझ पा रहे होंगे कि ठीक ठाक लेवल की, सर अच्छी लेवल की दोस्ती थी, तब तो हथियार दे रहा है, आज उसी के हथियारों की पूरी लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यूएस से और इजराइल से
अच्छी दोस्ती है इन दोनों की, बढ़िया है ना, अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है पहलवी डायनेस्टी के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और इनके जो लीडर है उनका नाम है मोहम्मद रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी, रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी हैं जो वो इनके लीडर हैं, ठीक है, समझिएगा इस बात को। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक और राइज होगा कंजर्वेटिव्स का, तो वहां से एक आदमी का राइज होता है, और जो राइज होता है उसकी अगर हम बात करें तो अली खamenei हैं जो वो सत्ता में आते हैं 1979 में, ये बनते हैं सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर बनते हैं खamenei हैं जो ये 1979 में रूल आते हैं। और सुप्रीम लीडर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम लीडर का मतलब है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा, सब कुछ का मतलब है जुडिशरी मैं चुनूंगा, एग्जीक्यूटिव मैं चुनूंगा, नियम मैं बनाऊंगा, जो भी XYZ चीज़ें होंगी इस देश के भीतर वो मेरे कंट्रोल में होंगी, ठीक है, मेरे कंट्रोल में होंगी। तो यहाँ से अगर बात करें तो आयतुल्ला रोहल्ला खamenei है जो उनके पास पूरी पावर यहाँ पर आ गई, ठीक है। हाँ, डिक्टेटरशिप ये नहीं कहते हैं उसको, ये कुछ और कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप मतलब ये सब चीज़ों में क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन हाँ मतलब ये अपने देश को उस तरीके से चलाना चाहते हैं, एक इस्लामिक रूल के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो मैं जो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि बेटा लिबरलिज्म एक तरफ था, लिबरलिज्म, लिबरल से मूव कर गया ये देश किस तरफ, थियोक्रेसी की तरफ, थियोक्रेसी, ठीक है, थियोक्रेसी की तरफ मूव कर गया। व्हाट इज दिस थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब है रिलीजन, रिलीजन के आधार पर देश का चलना, है ना। यहाँ पर क्या है वैल्यूज, यहाँ पर इस टाइम पे वैल्यूज है जो वो लिबरल वैल्यूज हैं, सेकुलर वैल्यूज हैं, सेकुलर वैल्यूज है। दूसरे धर्म का कोई आदमी है तो उसकी भी इज्जत की जा रही है, लेकिन यहाँ पर है थियोलॉजी, नहीं, अगर इस देश में रहना है इस्लाम को मानना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो इस्लाम में होने वाली चीज़ों को मानना पड़ेगा। इस वक्त मेरी बातों से 1% भी ये जज नहीं करेगा कोई भी कि ये बुरा है या वो बुरा है, ठीक है। मैं सिर्फ, मेरा जो काम है अभी वो ये है कि मैं आपको पूरी स्टोरी है जो वो बताता जाऊं, बाद में हम जज कर लेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, गलत किसके साथ हुआ है सही किसके साथ हुआ है, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। लेकिन कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सारा पूरी बात, जब मैं बात करूंगा तो पूरी बात को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से थियोक्रेटिक्स आ गए, और ये यहाँ से जो खamenei है, खamenei, ठीक है, इनको सुप्रीम लीडर बनाया गया, सुप्रीम लीडर। और मजे की बात, ये जो सुप्रीम लीडर है ये अनइलेक्टेड है, ये इलेक्शन से नहीं आया है। जब इलेक्शन से नहीं आया तो मतलब दोबारा इलेक्शन भी नहीं होगा, तो इसको हटाया भी नहीं जा सकता, तो इसको कभी हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये अनइलेक्टेड है, नॉन इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड लीडर है जो वो सुप्रीम लीडर बन गया, ठीक है। मेरे पास कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, सर सुप्रीम लीडर का मतलब क्या है ये वो, तो मुझे लगा कि इस पर हमें बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब उसके बाद यहाँ से क्या है कि 1979 वो साल है, 1979 वो साल है जब आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें पूरी तरीके से उल्टी हो गई हैं। अब ये क्या कह रहा है, एंटी इजराइल हो गया है। ईरान है जो वो, ईरान कैसा हो गया, अब यहाँ पर सुप्रीम लीडर आ गया है। सुप्रीम लीडर जो आ गया है यहाँ पर, सुप्रीम, या यूं कहें सुप्रीम लीडर छोड़िए, यहाँ पर कहिए कि यहाँ पर थियोलॉजी है जो वो आ गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ये देश है जो वो एंटी इजराइल हो चुका है, एंटी इजराइल हो चुका है। कह रहा है साफ साफ ये बातें हैं जो ये कह रहा है कि भाई ये देश जो इजराइल है, ये देश जो इजराइल है, ये देश जो इजराइल है, इस पर मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा। मैप आप लोगों को पता है, अगर प्लीज़ मैप नहीं पता है ना तो इस जगह को आप प्लीज़ ज़रूर, मतलब इतनी बार देख लो कि अगर आपके इसमें पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ईरान छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, ठीक है। इजराइल ये रहा यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखो ये रहा छोटू सा, दिख रहा है, ठीक है, ये छोटू सा। अब इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि भाई यहाँ पर ये एंटी इजराइल हो गया। आप सोच रहे होंगे सर एंटी इजराइल आप बोल क्यों रहे हो इसको, क्योंकि पहले क्या था, क्यों इजराइल के साथ था और अब एंटी क्यों हो गया।
वेस्टर्नाइजेशन से क्या हुआ, इसके पीछे आपको थोड़ा सा इसराइल को समझना होगा। इसराइल को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इसराइल कौन सा देश है, इसराइल कहाँ है। इसराइल एक ऐसा देश है जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। आज जो आप इसराइल बोल रहे हैं ना, वो एक ज़माने में फ़िलिस्तीन हुआ करता था। आज आपको नक्शे में कहीं फ़िलिस्तीन दिखता है क्या? नहीं दिखेगा, है ही नहीं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। लेकिन एक ज़माने में वो फ़िलिस्तीन हुआ करता था, और उसके बाद वहाँ पर भी बड़े सारे चेंजेस हुए, जिसमें बस आप इतनी बात समझ लीजिए फ़िलहाल कि जो इसराइल है, यूके की मदद से, यूएस यूके की मदद से इसको कहा गया भाई हमारा साथ दो। यूके ने कहा कि हमारा साथ दो, हम तुमको एक देश दिला देंगे। फिर उन्होंने कहा आप दिलाओ। तब यूके कहाँ से दिलाए? तो यूके दिलाए कहाँ से? 1945 की आई थिंक ये बात है। तो उन्होंने कहा पहले हमारा साथ दो, उन्होंने साथ दिया, क्योंकि वहाँ पर एक जगह है यरूशलेम, और यरूशलेम है जो, तो वो तीनों के लिए बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, ज्यूज़ के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। ठीक है, तो सब लोग चाहते थे उस ज़मीन पे आना। तो ये बस वहाँ पूजा करने के लिए उस जगह पर जाते थे, लेकिन चाहते तो थे ही आना। कौन? इसराइल। ठीक है, तो इसराइल वाले जो चाहते थे, तो इन्होंने, यूके ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, दिलाएंगे। तो इन्होंने यूके का सपोर्ट किया। उस समय का यूके आप समझिए, 1945 यूके मतलब हमारा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश सबसे सब कुछ थे उस टाइम पे। अब समय आया, 1945 आया, और 1945 में उन्होंने कहा कि दिलाओ हमको इसराइल, बनाओ हमको इसराइल। उन्होंने कहा कैसे बनाए? तो कुछ तो था नहीं। तो उस समय एक नई सी चिड़िया आई थी, नाम था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन 1947 की बात है, सॉरी, और 1945 में ये बना था। 1945 में यूएन बना था। यूएन को खुद नहीं पता है कि कैसे करना है कुछ भी। मामला यूएन के पास चला गया कि यहाँ पर फिलिस्तीन, और यहाँ पर जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन जिसको मैं कह रहा हूँ उसको इंग्लिश में पैलेस्टाइन बोल देते हैं, पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टाइन और इजराइल। पैलेस्टाइन ये देश किसका है? कौन सा वाला? ये देश किसका है? ये पैलेस्टाइन है, जिसको हम ये बात कर रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा पैलेस्टाइन हुआ करता था पहले। और जो पैलेस्टाइन हुआ करता था, हाँ जी, तो ये जो पैलेस्टाइन हुआ करता था, इसको कौन चाह रहा है? इजराइल चाह रहा है। ठीक है, समझिएगा, इजराइल चाह रहा है कि मुझे भी इसमें हिस्सा मिले। मामला कहाँ चला गया है? यूएन के पास चला गया कि दिलाओ मुझे, बनाओ, इस मेरा भी हिस्सा दो, मुझे भी, मतलब इस जमीन में मेरी भी जगह बताओ कहाँ है। उसको नहीं समझ में आ रहा। अब एक बात बताओ, आपके घर को अगर मैं कहूँ कि मुझे आधा दे दो, मैं भी तो रह रहा हूँ आपके घर में, तो आप क्या कहोगे? नहीं देंगे, किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, है ना। कुछ समय के लिए आए हो, कुछ करने आए हो, मतलब आप मना कर दोगे ना। लेकिन मामला कहाँ चला गया? मामला चला गया है यूएन में। इसको आप लिंक करिएगा भारत पाकिस्तान के साथ, है ना, समझ पाएंगे आप इस बात को। और फिर उसके बाद जब पैलेस्टाइन से कहा गया कि भाई इनको भी दो, उन्होंने कहा क्यों दें? उन्होंने कहा लड़ाई होगी वरना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे दें, ऐसे कैसे दे दें, तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इस बात पर, टू स्टेट थ्योरी। ठीक है, ये यहाँ पर नई चीज़ लेकर के आया। कौन लेके आया? यूएन। इसको खुद नहीं पता है कि क्या करना है, तो इसके पास एक नया रामबाण आया कि टू स्टेट थ्योरी। लड़ो मत, दोनों मिलके आधा आधा कर लो, है ना। अब आपके घर को आधा आधा करवा दिया जाए मेरे साथ, तो आप क्या कहोगे? नहीं देंगे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम कौन होते हो? ठीक है, तो किसने कहा? पैलेस्टीन ने कहा नहीं देंगे। पैलेस्टीन क्या क्या है भाई? पैलेस्टाइन यही तो है। एल के बाद ई आएगा, पैलेस्टाइन है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप लोग जो सही स्पेलिंग हो वो लिखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पैलेस्टाइन है, ये पैलेस्टाइन है जो इसने मना कर दिया, नहीं देंगे इसको। अब क्या होगा? लड़ाई होगी। ठीक है, लड़ाई होगी। उसने कहा कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे और हम इसको खदेड़ के बाहर भगाएंगे। लड़ाई हो गई। किसकी किसकी लड़ाई हुई? इजराइल और पैलेस्टाइन की। पैलेस्टाइन इजराइल की लड़ाई हुई, और इसमें इजराइल का सपोर्ट किसने किया? यूएस यूके ने। यूएस यूके ने जैसे सपोर्ट किया तो जीत गया ये पूरा एरिया। ये सिर्फ इतना नहीं जीता, थोड़ा इजिप्ट भी कब्जा लिया। उसके बाद कई लड़ाई हुई, थोड़ा उसने इजिप्ट भी कब्जा लिया।
उसने कहा लड़के ही लेना है तो फिर जो ताकत होगी जिसके पास वो ले लेगा। तो उसने जीत लिया पूरा एरिया। तो आज आपको पैलेस्टीन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अब ये है पूरा इजराइल, और वो लोग जो पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हैं वो रहते हैं गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। इधर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में जो लोग रहते हैं वो पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो पैलेस्टाइन की मांग आज भी करते हैं। और ये जो लोग हैं, समझना मेरी बात, ये जो लोग हैं, एक और कहानी है, क्या हुआ, हाँ? ठीक है। तो यहां पर ये जो लोग हैं ये कैसे थे, मुस्लिम्स हैं, पैलेस्टाइन्स में रहने वाले लोग मुस्लिम्स, ठीक है। नई डायनेस्टी बनी है सर थियोलॉजी वाली, किसको सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम रेजिम को, ठीक है, मतलब इस्लाम को फॉलो कर रही है, इस्लाम को। और ये इस्लाम में भी आप लोगों को पता होगा शायद कि दो चीजें होती है, एक होता है शिया और एक होते हैं सुन्नी, ठीक है। ये है शिया, ये है शिया, ये है शिया, ठीक है, समझिएगा। और ये यहां पर ये भी शिया है, और यहां पर जो लोग पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं, गाजा में रह रहे हैं, वो भी है शिया। और इसलिए इसने इसका सपोर्ट किया और कह दिया कि ये इजराइल का तो होना ही नहीं चाहिए। एंटी इजराइल रिमार्क आना शुरू हो गए इजराइल की तरफ से। आज हमारा टॉपिक क्योंकि ये नहीं है, तो बस मैं इतनी कहानी से वापस ईरान पे आता हूं। तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि सर ईरान ने क्यों एंटी इजराइल स्टेटमेंट देना शुरू किए, क्यों इसने सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि यहां पर जो लोग रह रहे थे बेटा, यहां पर जो लोग रह रहे थे इजराइल में, वो लोग जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो उनके साथ में कुछ पैलेस्टाइन वाले लोग भी रह रहे हैं जो आज भी पैलेस्टाइन की मांग कर रहे हैं कि हमें तो पैलेस्टाइन बनाना है इसका। तो वो किसको सपोर्ट करेगा, वो इस्लामिक जो लोग होंगे वो उनको फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर शिया है, ये भी यहाँ पर शिया लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, गाजा में। अभी मैं वापस थोड़ी देर में शिया सुन्नी वाले मैटर पर आऊंगा। इतना मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों उसने किया। अब एंटी इजराइल है जो वो इसने रिमार्क देना यहाँ पर शुरू कर दिए, ठीक है। क्या बेटा, ज्यूज है, ज्यूज है, वो लोग ज्यूज हैं, ठीक है। खैर, तो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है, इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है, तो आगे समझिए कि अब बात यह है कि जैसे उसने एंटी इजराइल रिमार्क देना शुरू किए, तो यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई कि ईरान को खतरा आना शुरू हो गया कि अब मैंने एंटी इजराइल दे दिया और इजराइल यूएस के साथ मिलके चलता है, तो मुझे है खतरा। इसने कहा मुझे है खतरा, तो क्योंकि अब मुझे खतरा है तो मुझे क्या करनी होगी, अपने घर की सेफ्टी। अपने घर की सेफ्टी के लिए मुझे करनी होगी किलाबंदी, किलाबंदी करनी होगी। ये रहा आपका ईरान, ठीक है, ये है इराक, ये है सीरिया, ये है यमन, ठीक है। तो यहां से जो जो शिया थे पूरे में, ठीक है, ईरान बना शिया का लीडर। सुन्नी का लीडर कौन है, सऊदी अरब। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाए होंगे आज तक, अभी तक, अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखी होगी, कि सर लड़ाई चल रही है ईरान की और इसकी, इजराइल की, और बम मार रहा है ये यूएई पर। सुना है किसी का कोई पहचान वाला दुबई उबई में रहता होगा, फोन आ गया होगा अब तक, रील्स में तो आ ही गया है, लेकिन अगर डायरेक्टली आप लोग लिंक होंगे तो आप लोग ये बात समझ गए, फोन आ गया होगा, बातें हो गई होंगी कि अरे मेरे घर के पास मिसाइल गिर गई, कि भाई ये आदमी इसको क्यों मार रहा है, ये बहरीन में क्यों मार रहा है, ये कुवैत में क्यों मार रहा है, ये सऊदी में क्यों मार रहा है ना। तो ये यहाँ पर क्यों मार रहा है, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा। उसके पीछे की का एक बड़ी वजह है, अभी 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसने किलाबंदी करना शुरू की क्योंकि अब इसने इजराइल के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था। इजराइल के अगेंस्ट बोलना बेटा इसने जब शुरू किया तो इसको समझ में आ गया कि मारे जा सकते हैं। किलाबंदी कैसे करेगा, बड़ा देश है, ये छोटू सा देश है, दिख रहा है, मतलब इतना छोटा है कि ईरान के सामने कुछ भी नहीं है ऐसे देखा जाए तो एक तरीके से। लेकिन टेक्नोलॉजी और यूएस के सपोर्ट की वजह से इस समय बहुत पावरफुल है। और एक और चीज है इसके पास जो हमारे पास भी है, जो हमें बचा करके रखती है, बात करेंगे इस पर, ठीक है। एक चीज और है, और जिसके पास वो चीज नहीं है वो सब खतरे में आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर में उस पर बात करेंगे। तो इसने किलाबंदी कैसे शुरू की बेटा, इसने यहां पर इराक के साथ दोस्ती की,
जहां जहां शिया थे सब जगह दोस्ती की। और इसने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स खड़े कर दिए। अपने मिलिटेंट ग्रुप का मतलब जो लोग सिया को समर्थन कर रहे थे भाई इस देश में। यहाँ पर जो गाजा पट्टी में बोल रहा हूँ वहां पर एक और नाम सुना होगा आपने, हमास। सुना है? हमास कौन है? हमास मिलिटेंट ग्रुप है, नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर है। क्या होता है नॉन स्टेट एक्टर? नॉन स्टेट एक्टर मैंने इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पढ़ाया है कि ऐसे लोग, या आप आसान भाषा में समझे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देश के अंदर काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी खुद की कोई सॉवरेनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये मिलिटेंट ग्रुप है। यहाँ पर हमास हो गया। मेन 3 नाम मैं बताता हूँ, वैसे तो ये सामने आपके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इराक में इनके ये सारे साथी हो गए, बदर ऑर्गेनाइजेशन, कताइब हिजबुल्ला, असाइब अहल अल हक। ठीक है, तो ये कुछ नाम हुए, याद नहीं करने हैं आपको। क्या याद रखने हैं? 3 नाम याद रखेंगे। यहाँ पर है एक हमास। ठीक है, यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर है एक, ये लेबनन है, लेबनन में एक ग्रुप है हिजबुल्ला, ये नाम याद रखिए। 3 मेन इनके ग्रुप हैं। और तीसरा यहाँ यमन में है हुती। तीसरा यमन में है हुती। ये 3 मैंने नाम क्यों बताए? क्योंकि इस समय की जो वॉर है, इस समय की वॉर में इन तीनों का बड़ा रोल है। अभी आएंगे वापस, अभी पूरी कहानी खत्म हो जाए एक बार। तो इन्होंने अपनी किलाबंदी शुरू की, अपने लोगों को खड़ा किया। अपने लोगों को खड़ा करने के बाद क्या करेगा? डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहा है, इनसे लड़वा रहा है। भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं? भारत पाकिस्तान, अच्छा इस कहानी से आपको ये बात समझ में आ गई ना कि सर 2 स्टेट थ्योरी भारत में भी है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जब डिमांड हुई थी इस चीज़ की कि हमें 2 देश चाहिए, तो भी मामला यूएन में चला गया था। और फिर वहाँ से 2 स्टेट थ्योरी आई, जिसमें ये हुआ कि दोनों बांट लो, जहाँ मुस्लिम है वहाँ पाकिस्तान हो गया, जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू है वो हिंदुस्तान हो गया या इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेम लिंक है। हमने वो बात मान ली है, जिसकी वजह से आज भी पीओके वाला मामला फंसा हुआ है ना। हमने वो बात मान ली। पीओके पता है ना सबको कि पीओके वाला मामला आज भी फंसा हुआ इसलिए ही है क्योंकि हमने वो बात मान ली है, यूएन की बात, कि भाई जहां पर सेनाएं पहुंच गई हैं वहीं पर रुक जाओ, वहीं से एक लाइन खींच दो और वो उधर वाला पाकिस्तान हो गया, इधर वाला हो गया। क्या आप में बहुत सारे लोगों को ये बात पता है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में किसका रूल है? इंडिया का रूल है, पाकिस्तान का रूल है। वहाँ पर जो पॉलिसी पाकिस्तान में चलेगी वो वहाँ पर लागू होगी, इंडिया में बनी हुई पॉलिसी वहाँ पर लागू नहीं होगी। जब लड़ाई होती है तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला, मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा पीओके है, तो जो हम बात करते हैं ना कि बॉर्डर पर लड़ाई हो गई, तो कौन से बॉर्डर की बात करते हैं? क्या हम इस बॉर्डर की बात करते हैं यहाँ लड़ाई हो गई? नहीं, यहाँ लड़ाई होती है। ये है वो बॉर्डर, मेन बॉर्डर हमारा ये है ना। क्या है इसकी डिटेलिंग हम इंटरनल सिक्योरिटी में करेंगे, क्यों है, क्या है, सही है, गलत है, सारी चीजें हम बाद में करेंगे। बस ये लिंक क्योंकि भारत के साथ जुड़ रहा था तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बताना था। किलाबंदी होना शुरू हो गई। किलाबंदी होने पर इन्होंने क्या किया, अपने ये जो सामने आपके नाम लिखे हुए हैं ये सारे नाम वो हैं जो इनके सपोर्ट में यहाँ पर लड़ाई है जो इन्होंने शुरू की। अब ये सब के लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, क्या? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। इसको लिख लो, इस वर्ड को। ये जो मैंने ये लाइन खींची हुई दिख रही है, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। इस वर्ड को ध्यान रखना, क्या है? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वर्ड का यूज करते हैं। एक्सेस शब्द से कुछ याद आया? एक्सेस पावर, एलाइड पावर, कुछ याद आया? वर्ल्ड वॉर 2 है ना, तो वहां पर भी इस तरीके के नाम थे। वही यहाँ पर ये क्या है? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये ईरान का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ पर लाइनें क्यों खींची हैं अभी 2 मिनट बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसने इस तरीके की चीजें यहाँ पर अपने लिए खड़ी कर ली। अब बात यह है कि इसने जिसके भी साथ यहाँ पर खड़ा किया है ये सब कौन है? शिया लोग हैं। इराक, सीरिया, यमन, ईरान, ये सब में कौन है? शिया है। और सुन्नी कहाँ कहाँ है? सुन्नी है आपके सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, ओमान में, कतर में, इन सब जगहों पर, कुवैत में, इन सब जगहों पर सुन्नी है। और ये सारे, अब एक तो शिया सुन्नी की लड़ाई है और ये सब इजराइल का सपोर्ट करेंगे, ये ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये बात समझ में आई कि शिया सुन्नी लड़ते हैं। शिया सुन्नी लड़ते हैं तो ये जो कलरफुल दिख रहे हैं सब शिया है। ये वाला हिस्सा जहां पर इस समय बमबारी कर दी है उन्होंने, वो सब सुन्नी है। और ये सब सुन्नी लोग किसका सपोर्ट करेंगे? इजराइल का, यूएस का, है ना। इसको मारने के लिए मार रहे हो तो अच्छा मार रहे हो, मारो और मारो,
ठीक है, ऐसा ही करेंगे ये लोग। और क्योंकि ये लोग इसका सपोर्ट करते हैं और आपको पता है कि यूएस तो बहुत दूर है, तो उसने कहा तुम्हारे पास तक तो चलो मैं मिसाइल नहीं मार पाऊंगा, तुम्हारे पास एंटी मिसाइल सिस्टम वगैरह स्ट्रांग है, इनको नहीं छोड़ूंगा, ये भी दोस्त है ना तुम्हारे, यहीं मारूंगा। और इस वजह से आप ये बात सुन रहे होंगे कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया, फलाना जगह को मार दिया, बिकॉज ऑफ ये एलाई कंट्री है इसके। और जैसे ही मैंने एलाई बोला, दोस्त बोल दिया, तो यानी कि आपको वर्ल्ड वॉर में भी याद रखना होगा, जब वर्ल्ड वॉर 2, 1 ये सब हुए हैं तो भी तो हम ग्रुप्स की बात करते हैं कि सर ये इसके दोस्त थे इसलिए ये एक साथ लड़ रहे थे, ये इसके दोस्त थे ये इसके साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से याराना है जो वो निभाया जा रहा था, ठीक है। तो ये बात समझे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट मैंने बोले, ये तीन नाम बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्या है, इस वाले फिगर में देखेंगे तो शायद आप ज़्यादा बेहतर समझ पाए। इस वाले फिगर में देखो, इस जगह पर यहाँ पर क्या बेटा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लेस, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो ये, और ये वाला हिस्सा, ये रेड सी, ठीक है, रेड सी वाला हिस्सा, ये पूरी मिडिल ईस्ट से कनेक्टिविटी हमें यहीं से मिल पा रही है। किसी को शिप को आना है, तेल लेकर के आएंगे, गैस की सप्लाई होगी, तो या तो वो ये रूट फॉलो करेगा या वो ये रूट फॉलो करेगा। तो यहाँ पर तो मैं ही खुद बैठा हूँ, ईरान मार देगा, आने ही नहीं देगा शिप को आगे, तेल नहीं जा पाएगा। पूरी ये इधर इंडिया है, ठीक है, इस तरफ क्राइसिस आ जाएगी, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में क्राइसिस आ जाएगी, तेल नहीं आ पाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अब क्या है, यहाँ से सीख मिली कि अभी जाते समय पेट्रोल पंप में टंकी फुल करा लेना है, कल शाम तक हो सकता है तेल की कीमतें बढ़ी हुई आपको दिखे। नहीं आ पाएगा तेल तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। मैंने तो कल ही करा लिया है ये काम, ठीक है, तो आप लोग अपना अपना करवा लीजिएगा, ठीक है। तेल की कीमतें यहाँ से, अब मेरे ख्याल से लिंक कर पा रहे हैं क्यों तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि तेल आता कहाँ से है सर, जहाँ से तेल आता है वो रोक देगा बीच में। और यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर इसका एक दोस्त बैठा है यमन का, हुती नाम है उसका, और वो मार देता है, वो बैठा ही है मिसाइल लेकर के, यूएस की कोई मिसाइल आएगी उससे पाएगी मार देंगे, किसी की भी आएगी मार देंगे, जाने ही नहीं देंगे इस पार से। तो जब रास्ते में कोई बंदूक लेकर के बैठा है तो नुकसान तो किसका है, अपना ही है। मतलब यहाँ पर ग्लोबल चेन सप्लाई रुक जाएगी, ग्लोबल सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें हैं जो वो बढ़ सकती हैं, गैस की कीमतें हैं जो वो बढ़ सकती है, तो गैस सप्लाई वगैरह ये सब लिंक हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई कि क्या है मामला यहाँ पर। और ये देखो, ये है लेबनान, ये रहा, तो इस जगह पर मतलब ये लेबनान है, यहाँ पर भी इसका दोस्त है मेडिटेरेनियन सी, है ना, इधर भी कंट्रोल करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा, ये आपस में कनेक्टेड सा यहाँ पर दिख रहा है, पूरा अरब वर्ल्ड है जो वो ये कंट्रोल कर रहा है। कौन, ईरान है जो वो अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, किनको, सुन्नी को। और सुन्नी वाले हैं जो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल, यूएस का। अभी कुछ समय पहले इसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मतलब डिफेंस पैक्ट साइन किया, किसने, सऊदी अरब ने, शायद आपको पता भी हो, करंट की बात है, इसने पाकिस्तान के साथ वो साइन किया। पाकिस्तान पता ही आपको गरीब है ना, गरीब भिखारी टाइप आदमी है। ये क्या कहता था कि मुझे बस पैसे दे दो तो तुम जो कहोगे हम कर देंगे। उसने कहा ठीक है, पैसे चाहिए, दे दूंगा मैं पैसे, लेकिन जब भी मेरे अगेंस्ट कोई भी न्यूक्लियर अटैक होगा, जो कि ईरान कर सकता है ना, अगर किसी भी तरीके का कुछ करता है तो तुमको अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ तैयार रहना पड़ेगा। उसने कहा ओके, लेकिन ये बहुत बड़ा पैक्ट था, अभी कुछ समय पहले मैंने करंट में पढ़ाया, लेकिन वो फुस निकला। फुस क्यों निकला वो बम, क्योंकि हुआ, मिसाइल भी मार दी, कहाँ आया पाकिस्तान खुद परेशान है कि भैया मुझे ही कोई बचा ले, क्योंकि इस समय उसने गलती क्या कर दी, उसको ये नहीं पता था। वो तो बात सही है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है, लेकिन टाइमिंग गलत फंस गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले, 26 तारीख को ये अटैक हुआ है ये वाला, 1-2 दिन पहले उसने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, अपने एयर स्ट्राइक कर दी। और उसने इस समय एयर स्ट्राइक कर दी यहाँ पर, और एयर स्ट्राइक जो उसने की यहाँ पर अफगानिस्तान में, और ये बात समझिए कि उसी समय यहाँ से ये अटैक हो गया। अब ईरान किसके कब्जे में आ गया, एक तरीके से खमेनी मर चुके हैं, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो इजराइल का कब्जा यहाँ आ जाएगा, तो एक तरीके से इजराइल यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे। भारत के बाद माना जाता है कि इसका दूसरा दुश्मन इजराइल है, और वो यहाँ खड़ा हो जाएगा इसका। तो यहाँ से इसका अपने एक दुश्मन को यहाँ खड़ा कर लिया, इसके साथ अभी लड़ाई कर ली, यहाँ से लड़ाई होगी, हम तो इसके परम दुश्मन है ही हैं, तो हमने अपनी मिसाइल यहाँ से लगा दी, ठीक है। अब आता है रोल चाइना का। मैंने इसीलिए बताया था कि इंडिया मतलब बचे रहना है। क्या होता है
कि धीमे 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 चीज़ें जुड़ती हैं और फिर उसके बाद लोग शामिल होते रहते हैं। चाइना का रोल आता है। चाइना क्यों? क्योंकि चाइना है जो, चाइना को समझिए, जो चाइना है, अगर चाइना यहाँ पर आ गया अफगानिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट कर दिया, चाइना ने सपोर्ट कर दिया अगर पाकिस्तान को, तो चाइना ही इकलौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जो यूएस को टक्कर दे सकता है इस समय। यूएस को टक्कर देने की काबिलियत रशिया में अभी इस समय नहीं है, तो रशिया छोटा पार्टनर हो जाता है, चाइना बड़ा पार्टनर हो जाता है। ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि चाइना क्या कर सकता है और क्या किया उसने, ठीक है। क्योंकि चाइना को क्या देखते हैं, वॉइड को क्रिएट जब होता है, जब खालीपन आ जाता है, तो उस खालीपन को भरने की बात चाइना को देखा जाता है कि भाई जब यूएस नहीं रहेगा तो लीडर कौन होगा, तो चाइना को देखते हैं लोग, है ना। तो क्या सही है ऐसा देखना, ये एक सवाल खड़ा होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई। खैर, अब आते हैं इसके आगे वाले हिस्से में। शिया सुन्नी की का पोर्शन आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इन्होंने क्या है कि टारगेट किया एक एक करके इन्होंने टारगेट किया कि हम ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इसको ख़त्म करते हैं। पहले इन्होंने कहा, सबसे पहले आपको पता होगा कि सद्दाम हुसैन को 2003 में ख़त्म किया, है ना। बशर अल असद को सीरिया से हटाया, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर लाइन चल रही है, ठीक है, कि ये सपोर्ट में तो है लेकिन अब ये खुद ही परेशान है, तो यहाँ से इसको ख़त्म किया, ये दो, है ना। बाकी अभी इनके सपोर्ट में है, लेकिन इन्होंने अब इस बार डायरेक्टली है जो वो अटैक किया। इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले कुछ नहीं हुआ है। तो अब इस सब डर की वजह से मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई कि सर डर गया है अब कौन, ईरान डरा हुआ है कि मार देगा, किलाबंदी करना मेरी जरूरी है, जो मेरे किले थे उनको ये धीमे धीमे करके निपटा रहा है। उसने कहा अब एक ही चीज़ है जो बचा सकती है, न्यूक्लियर वेपन। उसने कहा कि अपन करेंगे न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट। उसने कहा न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट करेंगे, न्यूक्लियर वेपन की बात अगर करें, अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करेंगे तो न्यूक्लियर किसके पास है इस समय, और 9 देशों के पास है। पाकिस्तान के बाद हमारे देश ऐसे नहीं बोलना है, 9 देशों के पास है। कौन कौन से वो 9 देश हैं? P5 प्लस इंडिया, पाकिस्तान प्लस इजराइल और नॉर्थ कोरिया। और ये P5 तो पता होगा मेरे ख्याल से, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इतने ही लोगों के पास है बस। इन पे किसी ने अटैक करते हुए सुना आपने कि इनमें से किसी पर किसी ने अटैक किया हो? तो हाँ, तो P5 बोल रहा हूँ ना, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है। तो P5 के पास तो है ही है, इसके अलावा ये और तो टोटल होगा 9। तो 9 घोषित देश हैं। थैंक यू कीजिए इस समय सब लोग, किसको, हमारे लीडर्स को, कि उन्होंने दबाव में नहीं आए, सीटीबीटी साइन नहीं की, एनपीटी साइन नहीं की, चुपचाप से न्यूक्लियर वेपन पर काम किया और बना लिया। नहीं बना पाया था यूक्रेन। तो यहाँ पर कौन कौन है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। यूक्रेन नहीं बना पाया था, यूक्रेन को निपटा लिया इसने, किसने, रशिया ने कब्जा कर लिया उसके आधे हिस्से में, ठीक है। इजराइल के पास है, तो इजराइल ने ईरान पे मार दिया बम अभी, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरी लड़ाई में अगर आप देखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि ये लीड करते हैं नॉर्थ कोरिया, मतलब नाराज हो जाए तो कुत्तों को खिला दे, इस टाइप का लीडर। किम जोंग यून नाम सुना होगा शायद आपने, ऐसा लीडर। जिस दिन मन करता, आपको पता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस वाला उठा लाया, निकोलस मदुरो। इसको जिस दिन मन करता उस दिन उठा लेते, जिस दिन मन करता उस दिन उठा लेते। इसकी हरकतें ऐसी हैं कि वहां के खुद के लोग उठा लेते, लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं कर सकता कोई, सेफ है। और ये एकदम पागल आदमी है, एकदम पागल आदमी। पागल आदमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी उस ग्रुप का पार्ट है, किस वाले, रशिया, चाइना, ईरान, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पक्के दोस्त हैं सब, पक्के दोस्त हैं सब, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इस समय ईरान दिक्कत में है ना, इस समय दिक्कत में है। ये अगर सपोर्ट में आ गया, ये अगर सपोर्ट में आ गया तो तबाही है, तबाही, ठीक है। फिर हमें भी तो एक साइड लेनी पड़ेगी, और चाहे या ना चाहे इस समय हमें कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, यूएस वाली, इजराइल वाली,
ठीक है, खैर तो ये कहानी थी। और ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया कि इसको ऐसा वेपन क्यों कहा गया, कि ऐसा वेपन इसलिए कहा गया जिसके पास भी ये होता है वो क्या है, ये सुदर्शन चक्र है ना। वाई कृष्ण इज सुपीरियर, बिकॉज उनके पास सुदर्शन चक्र था, है ना। उन्होंने छोड़ देना है, मार के चलाएगा वो, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल वेपन नहीं था, है ना। मेरे ख्याल से नाम है जो दे दिया उस समय का सुदर्शन चक्र, आज इसी को हम न्यूक्लियर वेपन कह रहे हैं। वो सुदर्शन के पास भी शायद न्यूक्लियर वेपन ही होगा, वो भी एक तरीके का कि पूरा खत्म कर सकता है ना। तो वो भी एक तरीके का इस तरीके का बम होगा। खैर इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे भाई न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। ऐसा मत देखो कि मैं छोड़ने वाला हूँ आप लोगों को, पूरी चीज़ें खत्म होंगी उसके बाद ही सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि न्यूक्लियर वेपन है जो वो इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। 2000 इन्होंने जैसे ही ये सब शुरुआत की तो इनके ऊपर लगा दिए गए सैंक्शंस। किसने? ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए। सैंक्शन का मतलब समझे आप? सैंक्शन का मतलब है कि अब ये ना तो ट्रेड कर पा रहा है, मतलब ट्रेड करने में भी मुश्किल हो रही है क्योंकि यूएस डॉलर पे अब इसके ऊपर बैन सा लग गया। खैर 2015 आता है, समझिएगा मेरी एक एक बात। 2015 आता है और 2015 में JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट, है ना। JCPOA एक एग्रीमेंट हुआ, मतलब ये एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ 2015 में कि चलो तुम्हारे सैंक्शन हटा देते हैं, है ना। ये तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाने, तुम ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, इसको हटा लेते हैं। यूएस के साथ ये एग्रीमेंट हुआ, ज्वाइंट कॉपरेशन पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि हटा देते हैं, लेकिन तुमको क्या करना है कि ये जो तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहे हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अपना चला रहे हो वो IAEA के अंदर में चलाओगे। किसके? IAEA का मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके अंडर में बनाओगे। ये क्या है? ये एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम क्या है बेटा? इसका काम है कि जितना भी वर्ल्ड में यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, जितना भी वर्ल्ड में न्यूक्लियर पे कोई काम कर रहा है, वो इसकी निगरान, इसका यही काम है, बस ये बताना कि कौन कितना न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, ठीक है। यही इसका काम है, IAEA। इसने कहा इसके अंडर में काम करोगे, उसने कहा ठीक है। यूरेनियम मैंने बोला तो शायद आप लोगों को ये बात पता हो कि यूरेनियम एक चीज होती है जो कि किस में मिलता है, अगर नेचुरली अगर देखेंगे तो यूरेनियम 238 मिलता है, ये नेचुरली मिलता है, ठीक है। नेचर में जो मिलता है वो ये मिलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सीधे न्यूक्लियर बम है, इसमें एनरिचमेंट करना पड़ता है और यूरेनियम 235 आपको बनाना पड़ेगा न्यूक्लियर बम के लिए, ठीक है, या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो इसको हम बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, हर देश बनाता है। किस चीज के लिए? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियर इसमें जो आप एनरिचमेंट करते हो, इसमें अगर आपने 5% का एनरिचमेंट कर दिया तो बन जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 90% का एनरिचमेंट, और ये 90% के एनरिचमेंट के लिए चाहिए प्रॉपर सेटअप, ठीक है। तो हर आदमी ये कह रहा है कि भैया मैं तो एनर्जी यूज कर रहा हूँ और छुप छुप करके ये काम कर रहा है। हर आदमी करे ना करे, ये तो कर रहा है। ईरान, रिपोर्ट आ गई बाहर, IAEA ने कह दिया कि ये नहीं मान रहा, आपने इसको अलाउ किया है, सैंक्शन भी हट गया, लेकिन ये छुप छुप करके न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा। 2018 में आ गया ट्रंप, 2018 में वापस से ट्रंप आया। उसने कहा देखो ये तो मानेगा नहीं, ये कुछ भी कर लें, सैंक्शन भी हटा दिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ये छुप छुप करके बना रहा है। तो जब ट्रंप आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? JCPOA एंडेड, इसको अंत किया। उन्होंने कहा ये सब खत्म करते हैं। और ईरान है जो वो क्योंकि अपनी मर्जी से कर रहा है, मानेगा है नहीं, तो इसके ऊपर फिर से सैंक्शन लगाओ। सैंक्शंस लगा दिए, कह दिया कोई नहीं करेगा ट्रेड। हम भी कतार में आ गए, इंडिया भी कतार में आ गया कि भाई तो इंडिया भी नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम कर लेना, तुम अच्छे आदमी, तुम कर लेना। हमें अलाउ कर दिया था उसने, हमने बहुत सारा इनके यहाँ पर वो कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। रीज़न इज हमारी कनेक्टिविटी। भाई मिडिल ईस्ट से हम कहाँ से कनेक्टिविटी लाएं, एक ये रीज़न है। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, जिसका यूज़ चाइना करता है, तो हमने इनके यहाँ पर चाबहार बना लिया है 60 किलोमीटर दूर, है ना, ताकि हम उसको बैलेंस कर पाएँ। तो हमारी भी मजबूरियाँ हैं कनेक्टिविटी में, तो हमने कहा कि नहीं यार कुछ भी हो हमें तो करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर इस मैं पूरे में बताऊँ मैं तो इसको वापस से इसके ऊपर सैंक्शंस है जो वो मतलब JCPOA को यहाँ पर एंड कर दिया।
और सेंक्शंस है जो वो वापस से इसके ऊपर लगाए। खैर 7 अक्टूबर 2023 ये है मेन पॉइंट। 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 को शायद आपको पता होगा सबसे पहला हमला हुआ किसने किया? हमास ने। किसके ऊपर किया? हमास ने किसके ऊपर किया? इजराइल के ऊपर। और जैसे ही ये इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो हमास के पास पैसे कहाँ से आए, हथियार कहाँ से आए? ईरान ने दिए। ठीक है, तो ईरान ने यहाँ पर हमला पैसे वैसे दिए और इनसे क्या है कि हमला वगैरह जो है वो करवा दिया। अब यहाँ से क्या है कि आप ये बात समझ में आएंगे कि सर हमास है जो वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, मतलब ईरान का साथी है, और उसने यहाँ पर ये सब कर दिया। और इसमें आपको पता होगा कि 1000 से ज़्यादा इसराइलीज मारे गए, 1000 से ज़्यादा इसराइली मारे गए, 100 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने बंधक बना लिया, बहुत सारे इसराइल के लोग मारे गए। इसराइल एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर बम है, उसको मार रहे हो, चुप बैठेगा? उसने कहा ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा नक्शे से मिटा दूंगा। और उसने रिटेलिएशन दिया, और ऐसा रिटेलिएशन दिया कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज भी है। ठीक है, वो लड़ाई है जो आज भी चल रही है, जिसका ये नतीजा है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली लड़ाई थी जिस पर इजराइल ने रिटेलिएशन कर दिया, रिटेलिएट किया, और बहुत भारी रिटेलिएट किया। ह्यूमन राइट के क्राइसिस आ गए। ठीक है, ह्यूमन राइट के क्राइसिस आ गए, ह्यूमन राइट के क्राइसिस आ गए। और उसकी वजह से आपको ये बात समझ में आया होगा कि फिर उसके बाद धीमे धीमे करके दूसरे देशों में लड़ाई हुई, और यही वो लड़ाई थी जो मैंने कहा था जून 2025। इसके बाद क्या हुई? जून 2025 चीज़ें फिर मैनेज हुई, चलती रही, मैनेज भी होती रही, चलती रही, मैनेज भी होती। फिर जून 2025 आया, और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान डायरेक्टली वॉर में आया। पहली बार ईरान के साथ इजराइल की लड़ाई हुई, और ये 12 दिन का युद्ध था, 12 डेज ऑफ वॉर। ये आप लोगों को सबको पता होगी, 25 की बात है, पुरानी बात नहीं है। 12 दिन की इस लड़ाई में ठीक ठाक नुकसान हुआ, दोनों ने एक दूसरे का ठीक ठाक नुकसान किया, पावर दिखा दी, और जहाँ पर ये पता चला कि बार ईरान भी अपने पास काफ़ी शक्ति रखता है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर है जो वो चीज़ें हैं जो वो चली, और इस समय का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये वाला जो ऑपरेशन था किसका? इजराइल का। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन था उसका नाम था मिडनाइट हैमर। ठीक है, मिडनाइट हैमर है जो वो नाम यहाँ पर रखा गया, जिसका एम ये था कि हमें यहाँ पर क्या है कि इसको यहाँ पर ख़त्म करना है। लेकिन उस समय साथ में एक चीज़ और चल रही थी कि यार इसको डिप्लोमेसी से भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी से ख़त्म कर लेते हैं। और ये जो डिप्लोमेसी है इसके लिए इसने ओमान को चुना, और ओमान है जो उसने अपना रोल अदा किया, अच्छा रोल अदा किया, उसी की वजह से आज उस पर बम नहीं मारा है। देखा होगा आपने, बाकी आसपास के सब पे मार दिया, इसको छोड़ दिया है अभी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। कहाँ पर? ईरान में। ईरान में प्रोटेस्ट हुए, और इस प्रोटेस्ट में लोगों ने क्या कहना शुरू किया? इस प्रोटेस्ट में लोगों ने ये अगेंस्ट में आ गए। अब वो सोच में चेंज आ गए कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। कहाँ पर? ईरान में डेमोक्रेसी चाहिए, थियोलॉजी से अगेंस्ट में। इसको मिल गया, यूएस को मिल गया मौका, उनका लोग खड़े हो गए हैं या खड़े किए होंगे, जो भी हो। इस प्रोटेस्ट में उसने साफ कर दिया कि अब हमें यहां पर क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। अब याद करो, हिस्ट्री में मैंने एक नाम लिया था, रजा, है ना, पहलवी डायनेस्टी। तो जो पहलवी डायनेस्टी का जो लीडर था रजा, वो रजा पहलवी यूएस में जाके शरण ले ली थी उसने। उनका बेटा अब कह रहा है, मतलब उसको वहां पर राइज कराया कि भाई ईरान में तुमको वापस भेजेंगे, हो सकता है भविष्य यही हो, खमेनी के मरने के बाद उसको वापस से भेजा जाए, यहाँ पर वापस से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, तो ये भविष्य हो सकता है, लेकिन यहाँ से डिमांड उठी, और जब यहाँ से डिमांड उठी तो फिर उसके बाद आपको पता होगा इस समय चीज़ें ऐसी नहीं थी। उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, कनाडा को कह दिया कि मैं 51वां राज्य बनाऊंगा तुम्हारा। अब यहाँ से नया वाला ट्रंप का अवतार देखने को मिला, जो बहुत एग्रेसिव है, जो कि मागा की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, बहुत एग्रेसिव है, जिसने एक तरफ ग्रीनलैंड को बोल दिया कि मैं इसको अपने में ले लूँगा, डेनमार्क का है, यूके के अगेंस्ट में चला गया,
यूएन की धज्जियां उड़ा दी। तो कहने का मतलब है कि ये जो अमेरिका है नया वाला, ये बड़ा खतरनाक निकला, बहुत एग्रेसिव निकला। और इसी दौरान साथ साथ ये, लेकिन ईरान पे कुछ नहीं किया इसने, क्योंकि ईरान के पास है रिटेलिएशन पावर। बाकी ये जो वेनेजुएला वगैरह थे इनके पास नहीं थी, इटली वगैरह के पास नहीं थी, है ना, क्यूबा के पास नहीं थी, तो क्यूबा को धमका दिया उसने, लेकिन इसको कुछ नहीं कहा। उस समय लग रहा था कि इसको नहीं कहेगा, मगर ये अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहे करते रहे करते रहे। और फिर इन्होंने कहा कि यहाँ लाएंगे डेमोक्रेसी, और यहाँ जो डेमोक्रेसी लाएंगे उसके लिए 2 ऑपरेशन चलाए। एक इसराइल ने चलाया ऑपरेशन, क्या नाम है इसराइल का, क्या ऑपरेशन का, लाइन रोर, है ना, क्या नाम है इसके वाले जो ऑपरेशन है, हाँ, लाइन्स रोर। जो इसराइल का ऑपरेशन है उसका नाम है लाइन्स रोर, ठीक है। और जो यूएस ने चलाया है, साथ में मिलके ही चलाया, लेकिन यूएस के ऑपरेशन का नाम क्या है, इसके ऑपरेशन का जो नाम है वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। तो ये इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने लड़ाई है जो वो पूरी है जो वो शुरू की। यहाँ पर आता है कि अब मार दिया, लड़ाई की और भीषण लड़ाई की, मार दिया, और बदले में ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसके पास जितनी पावर थी उसने पूरी लगा दी, सब लोगों को यहाँ पर मारा। मतलब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से मिडिल ईस्ट का नया ऑर्डर शुरू होगा, यही है चैप्टर की शुरुआत। मतलब ये चैप्टर एक एंड हुआ और दूसरा चैप्टर है जो अब स्टार्ट होने वाला है। तो जो बात है कि खेमनेई को मार दिया तो मतलब खत्म हो गई चीजें, नहीं। देखो इजराइल लेटेस्ट न्यूज क्या है, इज ईरान न्यू सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली रेजा अराफी, इन्होंने नया बना दिया, नया लीडर बना दिया अराफी को, इस आदमी को नया लीडर टेम्परेरी बेसिस पर बना दिया। ये हो चुकी है, ये मैंने उठाया जहाँ से, तो इन्होंने इसके बाद इसको सक्सीड कर लिया है, ठीक है। और अब ये और तेजी से हमला कर रहे हैं। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यहाँ से बड़ी सीख लेने वाली बातें हैं जो वो हमें यहाँ पर समझ में आई। कि देखिए एक चीज चॉइस क्या बैठती है इस ईरान में, एक चीज क्या बैठती है सर, एक तो ये आता है कि सर पहलवी डायनेस्टी के शाह को उठा करके वो बिठा सकते हैं, ये डेमोक्रेसी बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सिविल वॉर यहाँ पर खड़ा कर देंगे, सिविल वॉर खड़ा कर देंगे, और सिविल वॉर जब खड़ा कर देंगे तो हो सकता है ईरान और तेजी से जवाब देना शुरू कर दे, जो कि अभी उसने यहाँ पर देना शुरू भी किया है, ठीक है। लेसन क्या है हमें, हमारे लिए लेसन ये है कि देखो यूएनएससी के चक्कर में पड़ना मत, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि यूएन बचाएगा, क्योंकि यूएन फ्लॉप है ना, दिख ही रहा है कि यूएन इतना बड़ा खो गया, यूएन की तरफ से कोई बात आई, या यूएन के जो नाटो फोर्सेस बनी है वो कहाँ है आज, क्यों नहीं आई इस समय सामने। माना कि ईरान नाटो में नहीं है, लेकिन फिर भी नाटो फोर्स नहीं आई तो यूएन को कुछ, या यूएनएससी का काम तो शांति स्थापित करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना है। वर्ल्ड ऑर्डर की कोई जरूरत, जब बड़े लोग लड़ते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर साइड में रहता है, जब छोटे लोग लड़ते हैं तब नियम आते हैं। तो यहाँ से एक ये लेसन समझ में आया। दूसरी लेसन ये समझ में आया कि ये जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था, जिसकी वजह से भारत काफ़ी चिंता में था, वो सुतली बम नहीं है, फुस बम था, ठीक है, बेकार की चीज़ थी। तीसरी बात यहाँ पर यह समझ में आई है कि रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकते हम ट्रंप पर, बातें करते रहे और लड़ाई भी कर दी इस पर। हम इस टाइम पे यूएस की साइड में, भारत की अगर बात करें तो यूएस की साइड में, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रियल हेजिमनी किसके पास है अगर देखा जाए, पावरफुल सबसे ज़्यादा कौन है, तो सही बात तो यही है, मानना पड़ेगा कि यूएस ही है, क्योंकि यूएस ने जब जो चाहा वो कर लिया। बीच में बाकी सब बनते रहे कि हम मिल करके करेंगे, हम एज ए ब्लॉक बात करेंगे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। तो रियल हेजिमनी उसके पास है, रियल मोस्ट पावरफुल इस समय जो दिख रहा है वो यूएस ही दिख रहा है, ये भी बात है। अब यूएस को जो टक्कर दे सकता है वो कौन है, वो है चाइना। लेकिन क्या चाइना को हम मान सकते हैं कि चाइना एक वॉइड को भर सकता है। यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि जब सर ऐसी चीज़ें आती हैं, वो कम्युनिस्ट देश है, अगर इस तरह का कुछ होगा तो उसके देश वाले खुद पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुमको डेवलपमेंट के लिए खड़ा किया है, लड़ने के लिए नहीं किया है। तो ऐसे में चाइना नहीं बोलता है कुछ, चाइना अपना इंटरेस्ट जब तक नहीं होता डायरेक्ट तब तक नहीं बोलता, वरना अब तक बोल दिया होता। बिकॉज अगर 3 दोस्तों की बात करें तो ईरान, रशिया और चाइना, ये 3 मेजर दोस्त हैं। लेकिन यहाँ ईरान के लिए चाइना की तरफ से कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं हुई, ड्रोन्स जरूर भेज दिए उन्होंने अपने कि लो यूज़ कर लेना इनका। लेकिन अगर चाइना आ जाता तो गेम एकदम बैलेंस्ड हो जाता,
है ना, जो कि इन्होंने तुरंत खत्म कर दिया, वैसा नहीं रहता। तो ये है, कहने का मतलब है कि ग्लोबल ऑर्डर है जो वो चेंज हो रहा है। अब बात रही भारत की, कि भारत के लिए क्या, तो भारत के लिए है 3 देश। इस समय हमें तीनों की जरूरत है, तीनों के साथ हम मिलकर काम करें, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। सर गलत हुआ है क्या किसी के साथ? हाँ जी, गलत तो हुआ है। गलत किसके साथ हुआ है? सर देखो, अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो हमें, मतलब इस समय नीड की अगर बात करें तो हमारे लोग फंसे हुए हैं, इसराइल में फंसे हुए हैं, तो उनसे बात करके डीएस्केलेट करना, सबसे पहले तो उनको निकाल के बाहर लाना जरूरी है। इसराइल से बात करके उनसे बाहर निकालना। सर हम जीरो टॉलरेंस वाले हैं, हाँ जी जीरो टॉलरेंस वाले हैं। हम आतंकवाद को बिल्कुल भी वो नहीं करते, इसलिए हम हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन हम सॉवरेनिटी, कल मैंने समझाया था स्टेट का मतलब क्या होता है, आपकी सॉवरेनिटी में कोई एंटर नहीं कर सकता। यहाँ ईरान की सॉवरेनिटी उल्लंघन, ईरान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, एंट्री कर गया है दूसरा देश, बाकी लोग कुछ नहीं बोले, तो इसका हम विरोध भी करते हैं। हमारा स्टैंड कैसा है? हमारा स्टैंड किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा स्टैंड क्या है, अपने हित में होना चाहिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए होना चाहिए कि सर इसराइल हमारे लिए क्रिटिकल डिफेंस पार्टनर है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी सोर्स है वो हमारा, वो उससे हम बना करके रखेंगे। यूएस हमारे लिए टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक को बैलेंस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी हम मेंटेन करके रखेंगे। और अगर बात करते हैं ईरान की, तो सर नेबरिंग कंट्री है और चाबहार पोर्ट है, एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है, तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंटेन, चाहे शासन किसी का भी हो, कोई भी, डेमोक्रेसी आ जाए तो भी, और डेमोक्रेसी आएगी तो हमारे लिए अच्छा ही, बिकॉज वी आर ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तो भी, और अगर वापस से रिजीम में इसी तरीके की चीज़ें होती हैं तो भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर के हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए, और अपने लीडर्स को यहाँ पर एक बार सराहना उनकी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।